वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 और साइंस की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 है शायद, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम शुरू करेंगे, ये पहला पोर्शन है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में समन्वय कहते हैं, मीन्स एक साथ मिलके काम करना, समन्वय। और कोऑर्डिनेशन को इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको आपको दो अलग अलग वर्ड में इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। को प्लस ऑर्डिनेट। को मतलब साथ साथ मिलकर, ऑर्डिनेट यानी काम करना, यानी जब मिलके एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करने के लिए मिल करके एक दूसरे के साथ काम करते हैं, इसी प्रोसेस को आप कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी समन्वय वो प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से ज़्यादा बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो मिल करके बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी बॉडी की जो क्रियाएं होती हैं, जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसी को आप समन्वय कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की जब भी बात आती है हम इसको हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन को हमेशा हम दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से बनी हुई है, तो इसलिए हमेशा हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि पढ़ने में बहुत इजी हो जाए। जिसमें से पहला होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना। नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये हमारी बॉडी में दो तरह के कोऑर्डिनेशन हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका तंत्र इन्वॉल्व होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन मेनली हमारी बॉडी में अलग अलग तरीकों से डिवाइड की जा सकती है। जैसे अगर हम डिवाइड करने की बात करें तो कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में CNS, ठीक है, देन PNS, देन ANS। यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन को अब ये कहिए कि पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को आप तीन तरीके से या तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड तीसरा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये तीन पार्ट बन गए, पर इनमें कोई तो डिफरेंस होगा ना जो बनाया गया होगा। डिफरेंस ये है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे नर्वस सिस्टम के सेंट्रल यूनिट यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैं लिख के देता हूँ साथ में। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बॉडी में जितने भी मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी सिंपैथेटिक और क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक। खैर, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ये ANS की बात करेंगे। हम अभी बात कर लेते हैं सिर्फ PNS की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी हमारे हाथ पाँव के मूवमेंट्स हैं, तो इनके लिए न्यूरॉन्स होती हैं। अब वो मोटर फॉर्म में भी हो सकती हैं और रिसीवर सेंसिटिव हो सकती हैं और क्या बोलते हैं रिले टाइप की हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, डजंट मैटर। तो इनसे बनता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ आउटलाइन पढ़ रहे हैं। देन ऑटोनॉमस में मैंने पहले बता दिया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है।
दोनों ही है, दोनों में से कोई भी अगर सही से काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं करेगी और उस कंडीशन को हम कहेंगे कि हम बीमार पड़ चुके हैं, हमारी बॉडी डेथ की ओर भी जा सकती है, इवन डेथ हो भी सकती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन नॉर्मली हमारी बॉडी में हम इसको हार्मोन कोऑर्डिनेशन की तरह समझते हैं, हार्मोन्स, ठीक है। यानी कुछ ऐसे केमिकल्स जो बॉडी के फंक्शन के लिए स्पेशल टाइप का मैसेज रखते हैं और वो बॉडी की वाइटल एक्टिविटी को कंट्रोल भी करते हैं, बॉडी की वाइटल एक्टिविटी को कंट्रोल भी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। ओके, अब हम मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन में नर्वस कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट पे, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया जा सकता है। बहुत सारे लोग केवल दो ही डिवीजन करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल में ही ऑटोनॉमिक को भी रखते हैं। खैर, हम यहाँ पे क्लियर कट 3 डिविजन्स करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया था कि ये ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर के बनाया जाता है। ये मेन थिंकिंग पोर्शन होते हैं, ये बॉडी में सोचने समझने और बॉडी को सोच समझ के एक्शन करने के लिए अपने आप को डिजाइन करते हैं, या नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है कि इसी तरह का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं जो अलग अलग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। सिंपैथेटिक नॉर्मली एग्रेसिवनेस की ओर ले जाता है, पैरासिम्पैथेटिक उसको कंट्रोल करता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 कैटेगरीज हम बनाते हैं। पहला क्रेनियल नर्व्स, ऐसी नर्व जो ब्रेन से निकलती हैं और ब्रेन से जुड़ी हुई अलग अलग पेरिफेरल एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं, वॉलंटरी इन एक्शन हो सकते हैं। और दूसरे स्पाइनल न्यूरॉन्स होते हैं और स्पाइनल नर्वस सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक आउटलाइन। इसको आप चार्ट को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक ब्रॉडर आउटलाइन है जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम या नॉर्मली नर्वस सिस्टम में जो उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं। तो बगल में एक फिगर बना हुआ है, दैट इज न्यूरॉन और नर्व सेल। ये किसी भी नर्वस सिस्टम में बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। न्यूरॉन और नर्व सेल की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल की बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट सेल इज द ह्यूमन नर्व सेल एंड एक्चुअली ये 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो इसमें एक ऊपर की ओर सेल लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको साइटॉन कहते हैं, साइटॉन या सेल बॉडी, साइटॉन या सेल बॉडी। और नीचे एक लॉन्ग रॉड लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको आप एक्सॉन कहते हैं। अब इसमें जो प्लाज्मा होती है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक टाइप कंटेंट होती है और इसमें जो प्लाज्मा होती है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन मिला करके आप न्यूरॉन में है तो न्यूरोप्लाज्म कह सकते हैं। यानी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को यहाँ पे आप न्यूरोप्लाज्म कह रहे हैं। तो उसकी खासियत ये कि उसमें सारे सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी जो भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज हैं सब प्रेजेंट हैं। एब्सेंट कौन है, यही से एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है। एब्सेंट कौन है, तो एब्सेंट इसमें सेंट्रियोल है, एब्सेंट इसमें सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो न्यूरॉन में एब्सेंट है। बाकी तो सब प्रेजेंट है लेकिन ये एब्सेंट है। ये समझ में आ गया। और आप समझ लीजिए कि ये जो न्यूरॉन है ये कभी भी डिवाइड नहीं होता है। यानी जिस समय आपकी बॉडी ने बर्थ लिया होगा, अगर उस समय 500 बिलियन न्यूरॉन बॉडी में प्रेजेंट है, तो जब आप मरोगे
100 साल बाद, तब आपकी बॉडी में 100 या 500 बिलियन न्यूरॉन ही प्रेजेंट होंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। घटेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आपको पैरालिसिस हो जाएगी। बढ़ तो सकते नहीं, डिवीजन करते नहीं। हाँ, लंबाई बढ़ती है, 100 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम केवल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बाकी जो पोर्शन है, जैसे ब्रेन के बारे में स्टडी करना है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में करना है, उसको नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे। तो चलिए इनके अलग अलग पार्ट पे, एक टिपिकल न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट को हम पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूरॉन अपनी बनावट के हिसाब से मेनली दो तरह के हो सकते हैं, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल शीथ। इसको आप माइलिन की परत कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। अभी जो साइटोन है, इसमें आप बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक। और इसके अगल बगल निजल के कण होते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल्स, निजल्स ग्रेन्यूल्स, निजल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्राइमरी ब्रांचेस निकली होती हैं, इनको आप डेंड्रॉन्स कहते हैं, डेंड्रॉन्स। इसके बाद कुछ फाइन ब्रांचेस निकली होती हैं, इनको आप डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स। तो कम से कम इतनी चीज तो जरूर प्रेजेंट होती है। अब इसमें से ये जो निजल ग्रेन्यूल है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेल में निजल ग्रेन्यूल नहीं होता, लेकिन नर्वस सेल में यानी न्यूरॉन में ये होता है। अब ये जो निजल ग्रेन्यूल है, इसका भी एक छोटा सा रोल है, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट रोल है। ये अपीयर डिसअपीयर, अपीयर डिसअपीयर होता रहता है। जैसे कि डिजिटल क्लॉक में जो 2 पॉइंट बने होते हैं, वो हर सेकंड में अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं। तो माना जाता है कि जब इंफॉर्मेशन फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर निजल ग्रेन्यूल परमानेंटली अपीयर हैं, यानी हमेशा हमेशा के लिए दिखने लगे, या परमानेंटली डिसअपीयर हो जाएं, यानी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएं, तो कभी भी इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में फ्लो कर ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकता, ऐसा माना जाता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन, मतलब अगर बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को जाना ही जाना है, तो इन निजल ग्रेन्यूल्स का अपीयर और डिसअपीयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई इसकी बात। अब इसी में से कोई डेंड्रॉन एकदम रॉड लाइक स्ट्रक्चर बाहर क्यों निकलता है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन पे ये आप देख रहे हैं, एक लिपिड की शीट बनी हुई है, एक लिपिड की शीट बनी हुई है, और ये माइलिन लिपिड है, ये माइलिन है, इसको हम माइलिन शीट कहते हैं, ठीक है। और ये एक छोटे से सेल की वजह से बनती है। ये किसकी वजह से बनती है? छोटे से सेल। ये डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इसका सेल है, और इस सेल का नाम है स्वान सेल, स्वान सेल। ये बहुत ही छोटी सी सेल होती है, ठीक। तो ऐसा न्यूरॉन जिसपे कि माइलिन की परत भी हो, माइलिन की शीट भी हो, उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। और हमारी बॉडी में मैक्सिमम ऐसा ही न्यूरॉन पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे भी न्यूरॉन हो सकती है जिसमें लिपिड ना हो, ठीक है। लेकिन अगर लिपिड है तो इसके नाम करने का तरीका अलग हो जाता है। यानी ये माइलिनेटेड न्यूरॉन जो आप देख रहे हैं, ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, अब इसको माइलिन शीथ आप कहते हैं, माइलिन शीथ हो गई है आपकी। माइलिन शीथ के बाद ये जो बीच बीच में गड्ढे दिख रहे हैं, इनको कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर। और जो इनका टर्मिनल पार्ट है, इसको न्यूरॉन टर्मिनल कहा जाता है। और ये बटन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनको साइनेप्टिक या सिनेप्टिक नॉब या बटन कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक बटन का नाम इसे दिया जाता है। तो ये है माइलिनेटेड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन। आप इसको एक एक लाइन सबको लिखेंगे तो भी ये हाफ पेज का हो जाएगा और एक शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो बोर्ड में शॉर्ट अगर आंसर पूछता है तो ये आपका शॉर्ट आंसर हो गया टिपिकल न्यूरॉन पे। इसके अलावा आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि न्यूरॉन पे माइलिन शीट एब्सेंट भी हो सकती है। अगर एब्सेंट हो गई तो देखिए क्या क्या चीजें गायब हो जाएंगी। एक तो आपकी स्वान सेल नहीं रहेगी, है ना। दूसरी तो आपकी
अब क्योंकि इस पे माइलिन शीथ ही नहीं है तो कोई नोड ही नहीं बनेगा, तो नोड ऑफ रैनवियर नहीं रहेगा। तो ये एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया भाई, है ना। क्या सब कुछ वही है ना। अब इसको आप सीधे सीधे एक्सॉन कहोगे, उस समय भी टोटल स्ट्रक्चर एक्सॉन ही था और ये टोटल स्ट्रक्चर साइटोन ही था, है ना। तो साइटोन के अंदर डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, न्यूक्लियस, नेजल ग्रेन्यूल, ये तो है ही। बस यहाँ पे चेंज आ गया, माइलिन की परत हट गई, नोड्स ऑफ रैनवियर उसके साथ चले जाएंगे, स्वान सेल गायब हो जाएंगे, सीधे सीधे एक एक्सॉन होगी। ऐसा हमारी बॉडी में न्यूरॉन बहुत कम ही प्रेजेंट है, लेकिन है 20 से 25% वॉल्यूम है इसका भी, ऐसा नहीं कि एब्सेंट है पूरी तरह से। तो इस तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और ये नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनल यूनिट होती है। तो इसी के साथ हम इसको रोकते हैं। बस थोड़ा सा और मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो कि न्यूरॉन्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड अभी आपने पढ़ लिया। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड के अलावा अगर हम सेल की बनावट के हिसाब से बात करें तो ये नॉन पोलर हो सकते हैं, पोलर हो सकते हैं, बाईपोलर हो सकते हैं, यूनिपोलर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी जो साइटोन है और जो सिनेप्टिक नॉब है वो किस तरह का अपने आप में बनावट को रखते हैं। इसी तरह से फंक्शन के हिसाब से या तो वो सेंसिटिव टाइप के होंगे, यानी वो सेंस को कैरी करेंगे, या रिले टाइप के होंगे, यानी किसी क्या बोलते हैं, जो ब्रेन ने जो सोचा समझा उस एक्टिविटी को वो रिले करेंगे, लेके जाएंगे एक्शन के लिए। या मोटर टाइप के हो सकते हैं, मिक्स टाइप के हो सकते हैं, मतलब कि एक ही न्यूरॉन सेंस को, बाहर के जो सेंस हैं उनको फील करके अंदर भी लाती है और अंदर से जो ब्रेन ने सोचा उस मैसेज को बाहर भी ले जाती है। तो ये अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स होता है। जब दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं तो उनका जो जंक्शन होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइनेप्स। और इसीलिए ये देखिए, ये यहाँ पे जो बटन है, ये नॉब है, इसको साइनेप्टिक नॉब कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये नॉब से और डेंड्राइट के एंड से आपस में जुड़ते हैं, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से आपस में जुड़ते हैं। तो कोई भी दो न्यूरॉन जब आपस में जुड़े उसको सिनेप्स कहेंगे, या न्यूरॉन जब मसल से जुड़े तब भी सिनेप्स कहेंगे। यानी न्यूरॉन का अटैचमेंट किसी भी दूसरे ऑर्गन के साथ या किसी दूसरे सेल के साथ साइनेप्स कहलाता है। और साइनेप्स पे दो तरह के साइनेप्स हो सकते हैं, या तो बहुत टाइटली पैक्ड साइनेप्स हो, बहुत टाइट साइनेप्स हो, टाइट जंक्शन टाइप का हो, या थोड़ा लूज जंक्शन टाइप का हो। नॉर्मली जो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बनता है वो थोड़ा लूज होता है, और मसल्स के साथ जो बनता है वो थोड़ा टाइट जंक्शन टाइप का होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड न्यूरॉन्स। हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में पढ़ेंगे ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ से जो बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।